देव क्लासेस स्पेशल में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल की ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से सभी बच्चे घर बैठे निःशुल्क स्टडी कर पा रहे हैं, जिसमें से हम भौतिक विज्ञान के अनसोल्डो को आपको दे रहे हैं। तो ये हम आज का जो सेट है हमारा 2020 का सेट नंबर 6 NO। इन सभी सेटों के पीछे हमारा एक मकसद क्या है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यदि आपने 5 से 7 सालों के अनसोल्ड को पूरी तरह हल कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ 100 में 100% अंक आपसे कोई नहीं छीन सकता है, आप ज़रूर हासिल करेंगे। लेकिन कमी क्या होती है, हम पूरी साल तो पढ़ाई करते हैं, पूरे साल अध्यापक भी पढ़ाता है, लेकिन उस पढ़ाई का निचोड़ क्या है, जब तक हमें अपना स्वयं का मूल्यांकन नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि हमने पेपर को ही पहली बार देखा है तो हमें तो नहीं पता कि पेपर बनाने वाले ने क्या ट्रिक अपनाई होगी, लेकिन पेपर देने के पहले यदि हमने उसी प्रकार के 50 पेपरों को पहले से हल कर लिया है तो मैं गारंटी देता हूं कि जो 51 नंबर का पेपर आप हल करेंगे उसमें से मैक्सिमम चीज़ें आपसे बन रही होंगी। जितने भी बच्चे अनसोल्ड को कर रहे हैं वो स्वयं देखते हैं कि जिन प्रश्नों को हम पिछले अनसोल्ड में बता चुके हैं वही प्रश्न आपके लगातार रिपीट होते जा रहे हैं। और अभी तो ज़्यादा नहीं, 7-8 सेट हुए हैं। जब आप 50-55 सेट कर लेंगे तो इसके बाद मैं गारंटी देता हूं कि अगला सेट जो भी होगा वो सब कुछ आपका पढ़ा पढ़ाया आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यदि बच्चे अनसोल्ड को तैयार करते हैं तो आप 100 में 100% अंक हासिल करेंगे। और हमारी यही शुभकामना भी है आपके साथ में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें और अपने मैक्सिमम दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे अच्छे नंबरों से पास हों। और हमारी यही शुभकामना आपके साथ में है कि ये नया वर्ष आपके लिए एक अच्छे रिजल्ट के साथ आए। देखते हैं आज के सेट में क्या है और क्या खास है चीज़ें। पहला प्रश्न है, इसमें देखिए, कहता है किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक 15 सेंटीमीटर की हैं। तो कहता है दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसे होंगे। तो देखिए दोनों चीज़ें हम देख लेते हैं। यदि आपका किसी लेंस के एक तरफ यहाँ चलते हैं, उल्टा चलते हैं, ठीक है, और फोकस दूरी आपकी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, तो वो दर्पण हो जाता है आपका अवतल। या फिर इस तरह का है तो आपका लेंस भी अवतल होगा। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न जो पूछा गया था, कहता है किसी गोली दर्पण की किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15-15 सेंटीमीटर हैं, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसे होंगे। तो दर्पण और लेंस दोनों आपके ऋणात्मक फोकस दूरी है, ऋणात्मक होने की वजह से ये आपके कैसे हो जाएंगे, दोनों अवतल हो जाएंगे। क्योंकि उत्तल में फोकस दूरी आपके धनात्मक हो जाती है, उत्तल में फोकस दूरी धनात्मक हो जाती है, जबकि अवतल में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, इसमें कहता है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का जो प्रतिबिंब है वो प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाएगा। तो किसी भी बिंब का वास्तविक और समान आकार का यदि आपको प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उसको फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर आपको रखना पड़ेगा। तो फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी मतलब विकल्प नंबर आपका 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो उसे आप कहाँ रखेंगे, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। चलते हैं अगले नंबर पे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें याद ही करने पड़ेंगे। जैसे ये कहता है लघु पथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो लघु पतन के कारण जो विद्युत धारा का मान होता है आपका, वो आपका होता है 1/25। तो विकल्प नंबर पहला आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब घ नंबर देखिएगा, कहता है कांच का अपूर्णांक अधिकतम होता है, कांच का आपका अपूर्णांक अधिकतम होता है। ये प्रश्न कुछ अटपटा दिया गया है, लेकिन जब दिया गया तो हम इसको बताते हैं। कहता है बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, निरंतर परिवर्तित हो जाता है। इस प्रश्न में हमें थोड़ा सा एरर समझ में आ रही है, लेकिन अब
दिया गया है तो हम इसमें कोई करेक्शन नहीं करेंगे। तो इसका आंसर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसकी लैंग्वेज भी मैच नहीं कर रही है, लेकिन अब दिया गया है तो मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रश्न को ज़रूर मैंने थोड़ा सा सहारा लिया है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही मुझे क्लियर नहीं हुई, तो इसको मैंने देखकर बताया आपको। अब जो भी होगा, अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए जिससे उसका प्रतिबिंब कितना बढ़े, 2 गुना बड़ा बने। तो देखिए, अभी आपने ऊपर विकल्प में भी पढ़ा था, यही चीज़, सेम चीज़ मैं आपको बता दूं, ये रखा हुआ है फोकस दूरी की 2 गुने दूरी पर। यही प्रश्न आपको सेम टू सेम यहाँ भी आ गया है। तो इसमें कहता है कहाँ रखा जाए, तो एम बराबर क्या होता है, वी बटे यू। ये आपका दिया गया है -2। तो जब गुणा करेंगे तो वी का मान कितना आ जाएगा, -2u। एफ का मान आपका दिया गया है 20। लेंस का सूत्र लगा दीजिए। वी की जगह हमने 2u रख दिया, u की जगह u रखा हुआ है। जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा -3/2u। और f का मान कितना है, f का मान है 20। जब 20 होगा तो हमने f की जगह कितना रख दिया, 20 रख दिया। यहाँ पर 1/20 रखा बराबर, और यहाँ पर कितना आ गया था आपका, -3/2u। u है यहाँ पर, तो कैंची गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2u बराबर 20 गुणे 3। तो u का मान कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। अगले प्रश्न में कहता है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी आवर्धन क्षमता कितनी है, 11 हो। तो ये आपका सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर 1 + D/f। तो m का मान आपका 11 दिया गया है आपका, देखिए लिखा भी है आवर्धन क्षमता 11 हो। फोकस दूरी का मान 25 सेंटीमीटर है। इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है इसमें निकालनी है आपकी फोकस दूरी ही निकालना है। सॉरी, D का मान दिया गया है 25, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये आपका D का मान दिया गया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा F का मान कितना आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी से प्रयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो होगी 2.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आप, आपका यही आएगा आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, काफ़ी बड़ा प्रश्न है, आंसर छोटा सा है इसका। कहता 3, 4 और 25 तथा 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 4 उत्तल लेंस है। इसमें कहता है खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के लिए किस किस लेंस का उपयोग करने से अधिकतम आवर्धन प्राप्त होगा। यह आपका अभिदृश्यक लेंस के लिए 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका लेंस के लिए 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करने पर अधिकतम आवर्धन क्षमता प्राप्त होगी। अभिदृश्यक लेंस के लिए 100 सेंटीमीटर का, और नेत्रिका मतलब जिस तरफ से हम लोग देखते हैं वहाँ पर आपका 3 सेंटीमीटर, और जो बाहरी साइड होता है उस पर आपको 100 सेंटीमीटर का लेंस डालने पर आपको आवर्धन क्षमता अधिकतम प्राप्त होगी। अगला प्रश्न देखिए, कोई कहता है कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा हुआ है। तो कहता है बिंब से लेंस की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो इसमें दिया क्या है, कहता है 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब का मतलब होता है वस्तु की लंबाई को देखिए हमने क्या लिखा है, 2 सेंटीमीटर। हम इसको ओ भी लिखते हैं, ये 0 नहीं है, ये ओ है। अब कहता है प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके बाद कहता है बिंब से लेंस की दूरी, तो बिंब से लेंस की दूरी यू कहलाती है। ये दिया गया है 15 सेंटीमीटर, लेकिन आपका लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में आपका यू कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, तो हमने ऋणात्मक रख दिया।
एफ का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, तो हमने 10 रख दिया। सॉरी, ये उत्तल लेंस में फोकस दूरी आपकी धनात्मक होगी, तो यहाँ पर हमने प्लस रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में सूत्र लगा दिए। लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस यू 1/u। सभी का मान रख के हल करेंगे तो v का मान हमारा कितना निकल आया, 30 सेंटीमीटर निकल आया। आवर्धन का सूत्र लगा दीजिए आप। कहता है I/O बराबर v/u। सबका मान हमने रख दिया, तो आई का मान देखिए कितना निकल आया, -4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं अतः प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 23 सेंटीमीटर दूरी तथा 4 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। अगला प्रश्न है, कहता है दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका कारण क्या है, इसका निवारण का भी आपको वर्णन करना है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं पहले दूरदृष्टि दोष को। ये देखिए इसमें लिखा है, इस दोष से युक्त आँख को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, दूसरी आँख के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से, ये इसकी आवश्यकता ही नहीं लिखने की, बस इतना पर्याप्त है। जितना हमने अंडरलाइन कर दिया, कॉमा लगा के लिख देना, इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यदि नेत्र आपका स्पष्ट होगा तो आपका देखिए रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रेटिना के आगे निकल गया। ठीक है, ये तो दोष युक्त नेत्र, तो आपने देखा इसमें लिखा अनंत से आने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात नेत्र पटल से थोड़ा सा पीछे प्रतिबिंब बनाती हैं। या फिर आप सीधी भाषा में समझिए, यदि हमारा जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है तो वस्तु हमें दिखाई देगी, और रेटिना पर नहीं बनता है तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। इस पे लिखा है आपका, इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का अभिसारी लेंस। अभिसारी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा एरर था इसमें। अभिसारी का मतलब आपको उत्तल लेंस है। ये देखिए चित्र रखा हुआ है ये आपके सामने। तो यहाँ पर एक दोष युक्त नेत्र था जिसमें लेंस लगाने के बाद में, लेंस कहाँ लगा हुआ है, देखिए ये लगा हुआ है। लेंस लगाने के बाद में उसकी जो क्षमता थी वो ठीक हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगले प्रश्न में कहता है प्रत्यावर्ती धारा, ये उसी का प्रश्न है। ये मैं एक बार वापस आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसी में 3 का आपका ये था, दूरदर्शी दोष क्या है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए 3 का खा में कहता है किसी विद्युत प्रेस में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा मुक्त होती है। 840 वाट मतलब ये P1 का मान दिया गया 840 वाट। इसके बाद कहता है 360 वाट की दर से उसी समय ऊर्जा मुक्त होती है, तो 360 आपका क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगी। और V कितना है, V आपकी 220 दी गई है। वोल्टता कितनी है, 220 वोल्ट है। दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा का मान तथा प्रतिरोध का मान आपको निकालना है। तो आपको सूत्र पता है क्या होता है, I बराबर होता है V/P, I बराबर I बराबर P/V, V/P कह रहा हूँ, P/V। तो P1 का मान कितना 840 है और V का मान आपका 220 है। मान रखेंगे इसमें 3.8 आएगा। इसी प्रकार R1 भी, इसका प्रतिरोध निकाल लीजिए। तो R1 या फिर R क्या होता है, R बराबर होता है V²/P। तो V का मान आपका दिया गया है 220 × 220 और P1 का मान दिया गया 840, तो आपका 57.6 ओम निकल आया। तो ये था आपका इसका पहले नंबर का आंसर। अब इसके बाद में दूसरी धारा निकालनी है हमें। तो देखिए I बराबर P/V, 360/220 जब हम हल करेंगे तो 1.6 आएगा। इसी प्रकार प्रतिरोध निकालेंगे तो प्रतिरोध बराबर होता है V² P2 या P।
तो वी स्क्वायर बटे पी, तो वी का मान कितना है 220 × 220 और पी का मान कितना है 360। हल करेंगे तो कितना आएगा 134 ओम। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में दी गई चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। बच्चे एक चीज़ ध्यान जरूर दें, अपने आंसर्ड के सवालों को देखते हुए आप कॉपी में या किसी रफ में हल जरूर किया करिए। जो सेट हम आपको बताते हैं तो सिर्फ सुनना नहीं है, आपको सेट को बार बार सुनना है और उसको हल करके भी देखना है। तो देखिएगा एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब आप हर प्रश्न को देखकर हल कर सकते हैं, आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होगी और आपका डर लगातार ये खतरनाक सब्जेक्ट जो मैथ या फिजिक्स है इससे दूर हट जाएगा और आप हर सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी भावनाओं से देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, कहता है निम्नांकित आलेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए और इनमें ब्रुशों का क्या कार्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम आपको देते हैं, ये नीचे है आपका। ये आपका एक बार हो चुका है लेकिन आप दोबारा देख रहे हैं। इसमें दिया गया प्रतिवर्ती धारा जो होती है वो डायनामो विद्युत धारा उत्पन्न करती है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न इसी में, इसका सिद्धांत। जनित्र की कार्यविधि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स में घूमती है तो वह कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन करती है, जिससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। यही जनित्र का सिद्धांत है। ये दो चीज़ें अति महत्वपूर्ण होती हैं जो आपको लिखनी होती हैं, तो इसको याद ही करना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। तो कहता है जनित्र की कार्यविधि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ये पॉइंट आपका महत्वपूर्ण है। जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स में घूमती है तो कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और आपने गॉस की प्रमेय में पढ़ा भी था चुंबकीय फ्लक्स वाले में कि जब लगातार परिवर्तन होता है तो उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है, धारा उत्पन्न हो जाती है। इस धारा को कहते हैं प्रेरित धारा, तथा जो बल उत्पन्न हो जाता है उसे कहते हैं विद्युत वाहक बल। यही आपका जनित्र का सिद्धांत भी है। इसके बाद में इसने सारी चीज़ें नहीं पूछी है, इसमें सिर्फ एक चीज़ पूछी है सर ब्रुश के बारे में। तो ये लिखा हुआ है सर्पी वलय में दो कार्बन की पत्तियों को स्पर्श करते हैं। जो सर्पी वलय होते हैं कार्बन के दो पत्तियों को स्पर्श करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ब्रुश कहते हैं। और ये बुश स्थिर होते हैं तथा इनका संबंध उसी वाह्य परिपथ से कर दिया जाता है जिसमें विद्युत धारा भेजनी होती है। बस ये प्रश्न है आपका, इतना सही है। इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ये आपको लिखना है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कितना लिखना है। नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा सभी बच्चे, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके और कभी आप बिना देखे भी हल कर सकें। अगला प्रश्न है इसमें, देखिए मैं एक बार प्रश्न को भी देख लेता हूँ। ये आपका हो गया चौथे का अथवा। एक प्रश्न दिया गया है, देखिए इसी में कहता 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो 3 ओम के प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है। ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी गया है और इसको हम बताते हैं। ये दिया गया है प्रश्न आपका। तो कहता है 2 ओम 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में रखा जाना है। तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 5 = 10 ओम। इसके बाद में विभवांतर कहता है तो V बराबर क्या होता है, IR होता है, लेकिन यहाँ पर विभवांतर दिया गया है 30। तो I बराबर V/R का हमने फार्मूला लगाया तो यहाँ पर धारा कितनी निकल आई, 3 एम्पियर की धारा निकली। अब ये कहता है कि 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो V2 बराबर IR, तो I का मान कितना है 2 है और R तुम्हारा जितना हो तो 2 3 6 वोल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार 3 ओम में क्या हो जाएगा, 3 × 3 तो हो जाएगा 9 ओम। इसी प्रकार 5 में कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 3 × 5 = 15 वोल्ट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, दिया भी गया है, कहता है पुनः 3 ओम प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा
ये अंतिम था। ये आपका 3 ओम प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा यहीं तक है। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से दी गई चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण लगी होंगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज एक सेट और रह गया, 2020 का पूरा अनसोल्ड कंप्लीट है। और जिन बच्चों ने ये अनसोल्ड कंप्लीट किया होगा उन्हें खुद अपने आप से और अंदर से एक अच्छी फीलिंग आ रही होगी कि यस मैंने कर देखा है। क्योंकि यदि इनमें से कोई भी प्रश्न आपके सामने दोबारा आ जाए ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि उनमें से आप किसी भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि लगभग सारे प्रश्न आपके हो चुके हैं। और 8-10 वर्षों में अनसोल्ड का एक टारगेट बना है, हर प्रश्न को किसी न किसी सेट से उठाया गया है। तो आपको ये मान के चलिए कि 100% सफलता की गारंटी हमारी है, लेकिन यदि आपने वीडियो को पूरा देखा है तो। धन्यवाद। इसी के साथ में मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।